तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ ऋषि। कश्मीर का वो पहला मुस्लिम सेंट कौन था जिसने टाइटल ले लिया था ऋषि का? किसने ले लिया था? बताओ, पहले आप आंसर करो। द पर्सन वाज शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसकी जो बर्थ प्लेस है डेट्स द कोइमू। कोइमू, दिस इज अ प्लेस इन द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, राइट। तो एडिशनल फैक्ट्स भी हम देखेंगे इसके। ठीक है, तो दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर एंड टू प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, तो इसलिए यही मकसद है इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखने की। ठीक है, वही वाज बारन शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वाज बारन इन कुलगाम। कब उसकी पैदाइश हो जाती है? इन द 1377 AD में। क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज डेट्स एंड दिस इंफॉर्मेशन आल्सो। ही इज नोन बाय सेवरल नेम्स। उसको हम कश्मीर में बहुत सारे नामों से जानते हैं। सपोज नुंद ऋषि, अलमदार कश्मीर, शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इतना ही नहीं, जो उसके टाइम पे हिंदूज वहाँ रह रहे थे कश्मीर में, वो भी उसको कहते थे क्या? नुंदलाल। किस नाम से जानते थे, या कौन सा टाइटल उन्होंने दे दिया था शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को? नुंदलाल और शाहजनंदा। शाहजनंदा का मतलब है वो बंदा, वो शख्स जो क्लोजली कनेक्ट हो अपने मालिक के साथ, अपने बनाने वाले के साथ। ठीक है, अपने अल्लाह के साथ। तो ये जो टाइटल्स थे, किन लोगों ने दिया था शेखुल आलम को? हिंदूज। कौन कौन सा टाइटल था? नुंदलाल एंड शाहजनंदा। ऑलराइट। ही इज द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ही इज द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर। ऋषि ऑर्डर जो हम कश्मीर में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका फाउंडर कौन है? डेट इज द शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हिज पोएम्स वर कॉल्ड शिर्क्स। उसने पोएम्स लिखी हैं, कही हैं। ठीक है, और उन पोएम्स को किस नाम से जाना जाता है? शिर्क्स। उनको शिर्क्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब उन शिर्क्स को प्रिजर्व किया गया है। विच वायर प्रिजर्व, उनको महफूज रखा गया है इन ए बुक, एक किताब में, जिसका नाम है नूरनामा। क्या नाम है इसका? नूरनामा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नूरनामा? बेसिकली दिस इज द कलेक्शन ऑफ शिर्क्स सेड बाय किसने? शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ऑलराइट। उसकी एक फेमस पोएम है अनपोश तिल यिल वन पोश। आ सकता है क्वेश्चन, ये किसकी फेमस पोएम है? अनपोश तिल यिल वन पोश। ऑलराइट। तो अब ये जो नूरनामा बुक है, इसको कहाँ पे रखा गया है? इसको रखा गया है ज़ार शरीफ में। कहाँ पे? ज़ार शरीफ में। ठीक है, बेसिकली वहाँ उसका आस्तानी आलिया है। ठीक है, जहाँ पे वो दफनाए हुए हैं। राइट, तो वहीं पे इस बुक को रखा गया है। राइट, उसके बाद क्या होता है कि ये जो उसके शुर्क्स थे, उसकी पोएम्स थे, उसकी बातें थी जो उसने कही है, ठीक है, उनको इन द ईयर 2015 में क्या किया गया था? उनको ट्रांसलेट किया गया था उर्दू लैंग्वेज में। इन शिर्क्स को ट्रांसलेट किया गया उर्दू लैंग्वेज में। बेसिकली शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये शिर्क्स कहे थे कश्मीरी लैंग्वेज में, यहाँ के वर्नाक्युलर लैंग्वेज में। लेकिन 2015 में क्या हुआ? एक पर्सन था जिसका नाम था गुलाम मोहम्मद शाद। ठीक है, इसने क्या किया कि इन शिर्क्स को, कहा जाता है कि 300 शिर्क्स को उसने ट्रांसलेट किया था उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में। एंड और उसके बाद जब उसको ट्रांसलेट किया गया था, देन ही केप्ट ऑल दीज इन ए बुक। फिर उसने एक किताब उस पर बनाई है, और जिस बुक का नाम है कलाम शेखुल आलम। कलाम शेखुल आलम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पूछा जा सकता है
किसने शिर्क्स को ट्रांसलेट किया है उर्दू लैंग्वेज में, एंड द पर्सन वाज गुलाम मोहम्मद शाद। ठीक है, बेसिकली ये गुलाम मोहम्मद शाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है, तो वहीं पे इसने इस चीज का ट्रांसलेशन किया है। राइट, फाइनली ही डाइड इन द ईयर 1440। फाइनली शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की डेथ कब हो जाती है? 1440 में, एट द एज ऑफ 63। और उसकी उम्र उस टाइम पे कितनी थी? 63 ईयर्स। ही इज बुरीड एट चार शरीफ। तो उसका जो कब्र मुबारक है वो कहाँ पे है? चार शरीफ में है। राइट, चार शरीफ ये कहाँ पे लोकेटेड है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। राइट, चलते हैं आगे। ये सभी पॉइंट्स क्योंकि शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बिलोंग कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से ही, तो एसएसबी थोड़ा डी भी हो सकता है, इसलिए मुझे बेहतर लगा कि आपके साथ ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर किए जाने चाहिए। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following state has highest sex ratio according to the census of 2011? According to the census of 2011 किस स्टेट में हाईएस्ट सेक्स रेशियो हमें देखने को मिलता है? सेक्स रेशियो का मतलब क्या है? बेसिकली दिस इज एन रेशियो, और दिस इज एन रेशियो बिटवीन किस चीज के? वो नंबर ऑफ वुमेन्स एमंग पर 1000 मैन। 1000 मैन में कितने वुमेन्स आते हैं, उसी रेशियो को हम सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो हमें देखने मिला है डेट्स इन द स्टेट केरला में। राइट, केरला में हमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। राइट, ठीक है। सेक्स रेशियो का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स इन अ पॉपुलेशन। राइट, इट इज एन रेशियो, ये एक रेशियो होता है डेट कंपेयर द नंबर ऑफ वुमेन टू मेन इन अ गिवन एरिया ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर हमें पूछा जाएगा सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे दिस इज द रेशियो जो कंपेयर कर रहा है कि नंबर ऑफ वुमेन्स क्या है अमंग द नंबर 1000 men. Right, केरला हैज द हाइस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री। केरला जो स्टेट है उसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है कंट्री में। कितना है? 1084 फीमेल्स पर 100 मेल्स। डेट मीन्स कि वहां पे सबसे ज्यादा औरतें हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? इन द केरला। हरियाणा हैज द लीस्ट सेक्स रेशियो। हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो हमें देखने को मिलता है। डेट्स द 879 फीमेल्स एमंग पर 100 मेल्स। ठीक है, केरला के बाद क्या होता है? किस स्टेट का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है? डेट्स स्टेट इज तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश एंड देन मेघालय। तो इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद। किसके साथ ये एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद लेवेंडर। ये एसोसिएटेड है लेवेंडर के साथ। सैफरन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सैफरन के लिए फेमस है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, और उसमें भी पर्टिकुलरली एक प्लेस है पामपोर। पामपोर इज द फेमस फॉर सैफरन, पामपोर वुडर। राइट, ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा सैफरन हमें देखने को मिलता है। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज द हाइस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी हाइस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तो वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमें मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिलती है। पंजाब में हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? क्या? वीट एंड राइस। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में
किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती है? कोई बता सकता है? बताओ। पुलवामा। पुलवामा में हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलती है? क्या? मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है। गुजरात की एक फेमस नेशनल पार्क है, एशियाटिक नेशनल पार्क। एशियाटिक नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क, जहाँ हमें एशियाटिक लाइन्स देखने को मिलते हैं। गुजरात का एक फेमस डांस है गरबा। गरबा, डांडिया, ये सभी पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं अपनी कॉपी में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टेरिशरी सेक्टर? इनमें से कौन सा चीज टेरिशरी सेक्टर में आता है? तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर कर देता हूं, देयर आफ्टर वी विल वेंट टू द क्वेश्चन। देखो, किसी भी कंट्री का जो भी इकोनॉमी है वो डिपेंड होती है उसके सेक्टर्स पे। एंड द इकोनॉमी हैज 3 सेक्टर्स। उसमें से फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी इज नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टेरिशरी सेक्टर। अब ये प्राइमरी सेक्टर है क्या? ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में वो चीजें आती हैं जिसको विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। प्राइमरी सेक्टर में वो सभी चीजें आती हैं जिसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी रॉ मटेरियल को। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ये भी आता है प्राइमरी सेक्टर में, राइट। माइनिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। नाउ सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में अगर हमें प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स आता है तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा? डेट मीन्स कि उस रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करना है, मैन्युफैक्चर करना है। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सेकेंडरी सेक्टर में क्या, ये जो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में हमें प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल मिलता है, और सेकेंडरी सेक्टर में उन्हीं चीज़ों को हम मैन्युफैक्चर कर देते हैं। उसमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, स्टील एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस आते हैं। एंड एनर्जी में, एनर्जी प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें? इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। डेट मीन्स कि जो हम चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सभी चीज़ें आती हैं सेकेंडरी सेक्टर में। नाउ इज द टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें अब आती है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन चाहे वो लैंड का हो, एयर का हो या वाटर का हो, ये सभी चीज़ें इसमें आते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चाहे वो इंटरनेट हो वो भी आएगा किसमें? टेरिशरी सेक्टर में, राइट। फाइनेंस, बैंकिंग सिस्टम, ये भी आता है किसमें? टेरिशरी सेक्टर में। हेल्थ केयर, ये भी आता है टेरिशरी सेक्टर में। एजुकेशन भी, टूरिज्म भी एंड हॉस्पिटैलिटी भी, ये सभी चीज़ें आती हैं टेरिशरी सेक्टर में। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द टेरिशरी सेक्टर। अब इजी होगा आपके लिए, कौन सा चीज इनमें से टेरिशरी सेक्टर के अंडर आता है? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर में आता है? अभी हमने पढ़ाया किस? मैन्युफैक्चरिंग, डेट मीन्स सेकेंडरी। सेकेंडरी, ठीक है। टूरिज्म किस में आएगा? टेरिशरी। टेरिशरी। माइनिंग किस में आएगा? प्राइमरी। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, टूरिज्म इज द पार्ट जो हमें टेरिशरी सेक्टर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट। सभी चीज़ें समझ आ रहे हैं या नहीं? सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ आर्ट। पंडित भीमसेन जोशी ये किसके साथ लिंक्ड है, एसोसिएटेड है? तो दिस इज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकलिस्ट, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ओडिसी डांसर, बेसिकली ये ओडिसी जो है दिस इज एन क्लासिकल डांस। क्या है ये? क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा।
ओडिसी डांस, राइट। क्लासिकल डांसेस कितने सभी है, 8 डांसेस है। कौन कौन सा है, भारतनाट्यम, राइट, कुचिपुड़ी, और कौन है, मोहिनी आटम, कथक, कथकली, ये सभी चीजें किस में आती हैं, क्लासिकल डांसेस में। और भारतनाट्यम कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which computer component is responsible for storing data in long term non volatile manner। क्वेश्चन इज के इनमें से कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, किसको ये ड्यूटी है, कौन ये काम परफॉर्म कर रहा है फॉर स्टोरिंग डेटा, वो डेटा को अपने अंडर स्टोर कर रहा है इन लॉन्ग टर्म फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ यूजर, इतने टाइम तक, एंड बट इज नॉन वोलाटाइल इन मैनर, वो खुद डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, वो करंट के स्विच ऑफ होने से डिलीट नहीं हो सकता। तो ये सभी चीजें जो अराउंड होती है, दैट्स द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव की बात यहां पे की गई है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो पार्ट है किसका, प्राइमरी मेमोरी, या हम कहते हैं क्या, मेन मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी। बेसिकली दिस रैम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, डी रैम, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। ठीक है, और इसी रैम का एक और पार्ट है इसमें जो प्राइमरी मेमोरी में आता है, डेट इज द रोम, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस मॉनिटर इज द क्या है, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट मीन्स कि वो यूनिट जो हमें फाइनल रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, डेट्स ऑन द 26 ऑफ नवंबर, 26 ऑफ नवंबर। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है, वो उठी थी 1934 में। कब, 1934 में। और किसने उठाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक फेमस फाउंडर थे, फेमस नहीं फाउंडर था, एंड आल्सो वाज फेमस, जिस बंदे का नाम था एमएन रॉय, महेंद्र नाथ रॉय। बेसिकली फर्स्ट टाइम उसी ने आइडिया दिया था कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, राइट। लेकिन इस चीज को फर्दर स्ट्रेंथ देने के लिए कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड लगाई कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलनी चाहिए या बनानी है। तो कब उन्होंने ये कहा, 1935 ने कांग्रेस मेड द ऑफिशियल डिमांड फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब, 1935, राइट। देन फाइनली इन 1946, तो फिर क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन यहाँ पे आता है, जिसका हेड होता है, जिसके मेंबर जो थे एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये उसके मेंबर्स थे, ये उसके मेंबर्स थे। और ये प्लान कहाँ पे आता है, इंडिया में। इट पुट फोर्थ एज सीकिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और अंग्रेजों ने इसी प्लान के तहत क्या कहा कि अब इंडिया के लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मड इन नवंबर 1946। और फिर क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया गया था नवंबर 1946 में। इट्स प्राइमरी टास्क वाज टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उस टाइम ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, इसका एक मेन गोल था, डेट वाज टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको रूल करने से ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन मेन फोकस जो इनका था, डेट वाज क्या था कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स थे
389, and among them 296 were elected members from the provincial legislative assemblies. Basically 296 मेंबर्स थे जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, ठीक है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज यहाँ थी वहीं से आए थे 296 मेंबर्स, एंड 93 वर नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। और इसके अलावा कि जो भी इंडिया में उस टाइम प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें से 93 बंदों को उठाया गया था कि आप इस फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में साथ दें, ठीक है। और 4 इंपॉर्टेंट मेंबर्स वायर इन इट, जो किस स्टेट से थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो थे, और वो 4 चीफ प्रोविंसेस कौन कौन सी थी, अजमेर, बलोचिस्तान, कुर्ग एंड दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन आ सकता है कि इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वर 4 मेंबर्स फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, फिर ऑप्शन देगा इनमें से कौन था या कौन नहीं था, राइट, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप याद रख लेना, ठीक है। और ऑफ कोर्स तो यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही है और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। और पीडीएफ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पीडीएफ के बारे में सभी लोग कहते हैं, पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ के लिए आपको हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी होगी, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं रख लूँगा, ठीक है। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ, और सेशंस भी और क्विज़ भी वहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी, फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज किसको हम कहते हैं, एंड द पर्सन इज रामनाथ शास्त्री। कौन सा है, रामनाथ शास्त्री। रामनाथ शास्त्री बेसिकली ही वाज अ जीनियस पर्सन, ठीक है, क्योंकि बिलोंग कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से, तो इसलिए ये हम पे ज़रूरी है कि अब हम इसके जो भी उसने किया है उनको भी चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके कुछ फेमस वर्क्स हैं, धरती का ऋण याद रख लेना, आर्ट्स एंड कल्चर से अब बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तलखियाँ, दुगार दे लोकनायक, बदनामी दी छान, ये उसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। धरती का ऋण, तलखियाँ, दुगार दे लोकनायक, बदनामी की छान, राइट। और इन्हीं बुक्स के लिए उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। 2001 में इसको मिला था सथिया एकेडमी फेलोशिप, जो किसने दे दी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। 1990 में उसको पद्मश्री अवार्ड मिला था। 1977 में साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर बदनामी दी छान, इस बुक के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और 1991 में स्टेट एकेडमी अवार्ड उसको मिला था तलखियाँ के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखने होंगे, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है आपको। अकॉर्डिंग टू द सेंसस of 2011 what is the average literacy rate in the state of जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम सेंसस 2011 की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में कितनी लिटरेसी रेट थी उस टाइम पे, ठीक है। तो डेट वाज कितनी थी, एक्चुअल जो था डेट इज 67.16, ये एक्चुअल है, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन VLW के एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम भी गलत किया है। अब को और इसको घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, तो वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी है। तो क्वेश्चन का आंसर हम पहले देखेंगे। एक्चुअल 67, डेट मीन्स के मोर देन 65 बट लेस देन 70। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 65, मोर देन 65 बट लेस देन 70। लेकिन एक्चुअल लिटरेसी रेट कितनी थी, डेट वाज द 67.16। अगर हम मेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे, डेट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर की, डेट इज़ द 76.75%। फीमेल की अगर हम बात करेंगे, डेट इज़ 56.43, ठीक है।
एंड द डिस्ट्रिक्ट्स विच हैज़ हाइस्ट लिटरेसी रेट, कौन सा है? जम्मू। कितनी है? 83.45। देन फॉलोड बाय सांबा 81.41, देन कठुआ 73.09%। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। एंड रामबन इज अ डिस्ट्रिक्ट जहां पे हमें सबसे कम लिटरेसी रेट देखने को मिलती है, डेट इज 54.27, एंड फॉलोड बाय बडगाम। बडगाम में भी सबसे कम हमें क्या देखने को मिलती है? लिटरेसी रेट, डेट इज 54 पॉइंट समथिंग इज, ठीक है, इससे कम है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राइट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दिस वाज all about today's class. I hope you will like this class and also share this class with your friends. If you are new to our channel, तो then आपको पता है कि सब्सक्राइब करना ही करना है, and also you have to share the video with your friends. So thank you so much for watching. Have a good day. Thank you so much.